अस्सलाम वालेकुम फेलोज, शाज़ेबार फ़राइद शेयर। आज हम कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो इसका सबसे पहली चीज़ है कि इसका पूरा नाम है दी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। इसकी इनेक्टमेंट 1908 में हुई है। इसकी इन्फोर्समेंट जो है वो 1 जनवरी 1909 में हुई है। इसमें 158 सेक्शंस हैं। इसमें 51 जो है आर्डर्स हैं। इसमें 11 पार्ट्स हैं। पहला सेक्शन जो है इसका वो इसके टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट के साथ डील करता है। उसके बाद इसका जो दूसरा सेक्शन है उसमें डेफिनेशन शामिल हैं। सबसे पहली जो डेफिनेशन है इसमें वो कोड की है। सीपीसी को शॉर्ट फॉर्म में कोड भी कहते हैं और ये डील करती है कि कोड इंक्लूड्स रूल्स, के कोड में रूल्स शामिल हैं। उसके बाद अगली डेफिनेशन है डिक्री। डिक्री जो कोड का कोई भी एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है, फाइनल एक्सप्रेशन, फाइनल फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ कोर्ट जो है वो डिक्री होता है। फाइनल ऑर्डर जो होता है कोर्ट का उसे डिक्री कहते हैं, यानी कि जो कोर्ट का डिसीजन होता है उसे डिक्री कहते हैं। आम अल्फाज में आप याद रख लें। उसके बाद अगली डेफिनेशन है डिक्री होल्डर। जिस बंदे के फेवर में डिक्री इशू की जाती है उसे डिक्री होल्डर कहते हैं। उसके बाद आगे आ जाता है जजमेंट। जिस कोर्ट का जो फाइनल फैसला होता है जो उसे जजमेंट कहते हैं। अब कोर्ट ने जो डिक्री इशू की है ना, उस डिक्री की जो ग्राउंड्स हैं कि कोर्ट ने ये डिक्री क्यों दी है, उसमें जो गवाहों की शहादतें हैं, बयान रिकॉर्ड किए हैं, वो सारा कुछ इसमें जजमेंट में जो डिटेल्ड एक फैसला आता है कोर्ट का उसे जजमेंट कहते हैं। उसके बाद आगे आ जाता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। किसी भी मुर्दा शख्स की प्रॉपर्टी को जो बंदा रिप्रेजेंट करता है उसे लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। उसके बाद आगे आ जाता है मीन प्रॉफिट। मीन प्रॉफिट कोई भी बंदा जो किसी दूसरे बंदे की प्रॉपर्टी पे इलीगली काबिज है, उससे जितना भी वो प्रॉफिट कमाएगा उसे मीन प्रॉफिट कहा जाता है। उसके बाद ऑर्डर। ऑर्डर जो है कोर्ट का फॉर्मल एक्सप्रेशन जो है वो ऑर्डर है। जितने भी कोर्ट, एक केस में कोर्ट मल्टीपल ऑर्डर्स जो है वो इशू करती जाती है। उसके बाद आगे मूवेबल प्रॉपर्टी, ग्रोइंग क्रॉप्स जो होती हैं, जो उगती फसलें हैं ज़मीन में। अब जो ज़मीनें हैं वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हैं, लेकिन उन ज़मीनों पे जो फसलें काश्त की जाती हैं वो मूवेबल प्रॉपर्टी हैं, इजनास जिन्हें कहते हैं, वो मूवेबल प्रॉपर्टी में आएंगी सीपीसी के लिए। उसके बाद आगे प्लीडर आ जाता है, वकील के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद आगे आ जाता है पब्लिक ऑफिसर। पब्लिक ऑफिसर जो है कोई भी बंदा जिसे नॉर्मली हम पब्लिक सर्वेंट कहते हैं, गजटेड ऑफिसर्स हैं, जजेस हैं, वो सारे पब्लिक ऑफिसर के डोमेन में आ जाएंगे इसके लिए। उसके बाद आगे आ जाता है रूल्स। इसके वो कहता है जो फर्स्ट शेड्यूल में जो चीज़ें शामिल हैं वो रूल्स हैं। उसके बाद आगे आ जाता है साइंड। ये अहम चीज़ है कि साइंड नॉर्मली जो हम साइन लेते हैं वो दस्तखत के लिए लेते हैं, लेकिन सीपीसी में जहाँ पे साइंड का लफ्ज़ आएगा इसका मतलब है कि वो डॉक्यूमेंट, अगर साइंड डॉक्यूमेंट आपसे डिमांड किया है तो इसका मतलब ये है कि आपने एक स्टैम्प डॉक्यूमेंट लेके आना है। यहाँ पे साइंड स्टैम्प के लिए यूज़ होता है। उसके बाद आगे आ जाता है सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 3 जो है हायरार्की ऑफ कोर्ट को डिस्कस करता है, उसके साथ डील करता है कि कोर्ट्स की हायरार्की क्या है, हायर कोर्ट कौन सी है, लोअर कोर्ट कौन सी है। तो सबसे जो लोअर फोरम होता है हमारे पास, जिस तरह हम देखते हैं कि तहसील कोर्ट्स हैं या सिविल कोर्ट्स जो हमारी हैं वो। उसके बाद उससे हायर फोरम होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। उसके ऊपर जो हायर फोरम है वो हाई कोर्ट्स। तो इस तरह इनकी जो हायरार्की बन जाती है। अगर टॉप टू बॉटम देखें तो वो आ जाती है जनाब हाई कोर्ट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके नीचे जो स्मॉल क्लास कोर्ट्स होती हैं वो आ जाती हैं। उसके बाद आगे आ जाती है जी सेविंग क्लॉज, जो है ये कहती है कि जब कोई स्पेशल या लोकल लॉ किसी भी मामले पे मौजूद है, लाइक फैमिली लॉज के लिए जो है वो फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस मौजूद है, और अगर रेवेन्यू के लिए जो है वो रेवेन्यू के कवानीन मौजूद हैं, तो जब कोई स्पेशल या लोकल लॉ मौजूद है तो उस मामले को चाहे वो दीवानी नोयत का हो तो उसे सीपीसी के अंडर डील नहीं किया जाएगा। इसी तरह अगला जो हमारा सेक्शन 5 है रेवेन्यू कोर्ट्स के हवाले से, तो उसमें भी यही कहता है कि जब तक जो है ना उनका अगर अपना कोर्ट है, अपना कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो मौजूद है तो सीपीसी एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे तो गजट में नोटिफिकेशन करके सीपीसी का कुछ हिस्सा उनमें लागू करवा सकती है। उसके बाद अगला आ जाता है पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन, जो मालियाती ज्यूरिसडिक्शन अदालतों की कि कौन सी जज या कौन सा अदालत कितनी मालियत तक के केसेस, सब्जेक्ट मैटर जो है उसकी कितनी कीमत तक के केसेस को सुन सकते हैं, ये आ जाता है। उसके बाद आगे सेक्शन नंबर 9 जो है ये कहता है कि कोर्ट टू ट्राई ऑल सूट अनलेस बार्ड, कि जब तक कोई बार मौजूद नहीं है, बार रुकावट को कहते हैं, पाबंदी को कहते हैं, जब तक किसी वाजे रुकावट के जरिए किसी कोर्ट को कोई मामला सुनने से रोका नहीं गया तब तक कोर्ट जो है सिविल कोर्ट्स वो तमाम दीवानी नोयत के, सिविल नोयत के जो मुकदमात हैं वो सुनेंगे। उसके बाद जो सेक्शन 10 है ये स्टे ऑफ सूट के मुतल्लिक है कि जब दो सेम पार्टीज के दरमियान सेम कॉज ऑफ एक्शन को लेके एक लिटिगेशन चल रही है तो उसके बाद उसमें दूसरा सूट फाइल नहीं किया जा सकता। उसके बाद जो अगला सेक्शन 11 है रेस जुडिकाटा, ये कहता है कि अगर ऑलरेडी एक कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन वाली कोर्ट ने एक इशू डिसाइड कर दिया है, एक मैटर सॉल्व हो गया, उसमें डिक्री इशू हो गई, जजमेंट आ गई, तो उसी सेम कॉज ऑफ एक्शन के लिए सेम पार्टीज दोबारा जो है एक नया सूट जो है वो इंस्टीट्यूट नहीं कर सकती। उसके बाद आगे जो है हमारे पास आ जाता है सेक्शन 12 जो है बार टू
फर्दर सूट। अब इसमें यह कहता है कि एक बंदे के खिलाफ डिसीजन आया, उसने अगर उस डिसीजन को चैलेंज करना है, उस जजमेंट को चैलेंज करना है, तो उसके लिए वो नया सूट नहीं फाइल करेगा, बल्कि उसी में एक एप्लीकेशन दे के उसे वो कर लेगा। किसी भी ऑर्डर को आपने करना है तो आप उसके लिए एक एप्लीकेशन देंगे, ना कि आप उसके लिए एक पूरा नया सूट फाइल कर लें। नया सूट फाइल नहीं किया जा सकता। उसके बाद अगला हमारे पास जो पोर्शन है प्लेस ऑफ सोइंग के सूट कहाँ पे फाइल किया जा सकता है। अब सेक्शन जो 15 है ये कहता है कि कौन सी अदालत में सूट आपने इंस्टीट्यूट करना है। तो जो भी आपका मैटर है, जो लोएस्ट ग्रेड कोर्ट है, लोएस्ट फोरम है, सेक्शन 15 के तहत जो लोएस्ट फोरम है, उस लोएस्ट फोरम पे आपने कोशिश करनी है कि पहला सूट जो है लोएस्ट फोरम पे आपने फाइल करना है। जो वहाँ से डिसीजन हो जाएगा फिर आप अपील्स लेके ऊपर चले जाएंगे। उसके बाद सेक्शन 16 कहता है कि आपने जहाँ पे आपका सब्जेक्ट मैटर है ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से जहाँ पे आपका सब्जेक्ट मैटर है, आपने वहाँ पे उसकी जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है जिसकी जुरिस्डिक्शन में वो सब्जेक्ट मैटर आता है, वहाँ पे आपने सूट जो है अपना फाइल करना है। उसके बाद आगे जो सेक्शन 17 है वो कहता है कि अगर कोई सब्जेक्ट मैटर जो है वो एक से ज़्यादा कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन में है, लाइक कोई प्रॉपर्टी है, जो सब्जेक्ट मैटर है वो एक प्रॉपर्टी है जो आधी सरगोदा में, आधी मंडी में है, या आधी मंडी बाउद्दीन में है, आधी गुजरात में है, तो अब दो कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन में जब वो प्रॉपर्टी आ गई है तो आप जिस कोर्ट में चाहे प्लेंटिफ के एंड पे आके जिस कोर्ट में चाहे वो जाके सूट फाइल कर सकते हैं। उसके बाद आगे एक और जो अगला हमारा सेक्शन है 18, वो ये कहता है कि अगर आपको मालूम ही नहीं कि ये प्रॉपर्टी किस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में है, क्लियर नहीं है, ये चीज़ अनसर्टेन है, तो फिर जो आपको कॉम्पिटेंट कोर्ट लगती है आप वहाँ पे उसका सूट फाइल कर सकते हैं। उसके बाद आगे वो कहता है कि रॉन्ग टू मूवेबल प्रॉपर्टी या पर्सन, इसमें जो है सेक्शन 19 इसके साथ डील करता है कि अगर किसी मूवेबल प्रॉपर्टी या पर्सन के साथ कोई रॉन्ग हुआ है तो वहाँ वो कहाँ पे सूट फाइल करेगा। जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुई है वो वहाँ पे सूट फाइल कर सकता है, जहाँ पे वो सब्जेक्ट मैटर है वहाँ पे वो सूट फाइल कर सकता है, या जहाँ पे डिफेंडेंट रहता है वो वहाँ पे सूट फाइल कर सकता है। तो ये प्लेंटिफ के एंड पे उसके पास ऑप्शन है कि उसने कहाँ पे सूट फाइल करना है। उसके बाद हमारा सेक्शन 20 ये कहता है कि अगर डिफेंडेंट्स एक से ज़्यादा हैं तो फिर आप कौन सी कोर्ट में सूट फाइल करेंगे। तो जहाँ पे एक डिफेंडेंट रहता है वहाँ पे भी फाइल कर सकते हैं, जहाँ पे सारे डिफेंडेंट रहते हैं आप वहाँ पे भी सूट फाइल कर सकते हैं, या जहाँ एक से ज़्यादा डिफेंडेंट रहते हैं आप वहाँ पे भी सूट फाइल कर सकते हैं। लाइक एक केस में 5 डिफेंडेंट हैं, एक मंडी बाउद्दीन में, एक सरगोदा में, एक गुजरात में, एक लाला मूसा, एक खान, तो आप जहाँ पे चाहें आप वहाँ पे सूट फाइल कर सकते हैं। इसमें कोई पाबंदी आपके ऊपर नहीं है। ये भी प्लेंटिफ कैंट पे वो कहाँ पे सूट फाइल करना चाहता है। उसके बाद आगे इसमें हमारे पास सेक्शन 47 आ जाता है। अब सेक्शन 47 ये कहता है कि जब आपके पास एक डिग्री आ गई, कोर्ट ने एक केस को डिसाइड कर दिया, डिग्री इशू हो गई, अब डिग्री के एग्जीक्यूशन के लिए आप चाहें तो सेम कोर्ट में जा सकते हैं जिस कोर्ट ने डिग्री इशू की है, वो कोर्ट भी डिग्री के एग्जीक्यूशन के ऑर्डर्स दे सकता है, या अगर आप चाहें तो जो आपके नज़दीक कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट है, फॉर एग्जांपल एक केस जो है वो कराची का था, कराची में सुना गया, कराची की कोर्ट ने डिग्री इशू कर दी, अब बंदा लाहौर आ गया और लाहौर में एग्जीक्यूट करवाना है उस डिग्री को, तो बजाय इसके कि वो दोबारा कराची जाए, वो लाहौर की कॉम्पिटेंट कोर्ट में भी एप्लीकेशन देकर डिग्री एग्जीक्यूट करवा सकता है। इसमें अगर कोर्ट को एडिशनल फीस चाहे तो वो ले सकती है, ये कोर्ट के एंड पे। उसके बाद सेक्शन 75 जो है ये कोर्ट की कमीशन इशू करने की पावर्स के हवाले से है कि कोर्ट्स जो है वो किसी लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए, किसी बंदे की एग्जामिनेशन के लिए, उसकी कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह रिकॉर्ड करने के लिए कोई पर्दानशीन औरत है या इस तरह का अगर कोई मामला है, एग्जामिनेशन के लिए वो कोर्ट जो है वो कमीशन इशू कर सकती है। उसके अलावा अगर कोई अकाउंट्स एग्जामिन करने हैं, अकाउंट्स एडजस्ट करवाने हैं या किसी प्रॉपर्टी की पार्टीशन करवानी है तो कोर्ट इसके लिए कमीशन इशू कर सकती है। उसके बाद आगे जनाब सेक्शन 96 जो कहता है कि जो ओरिजिनल ऑर्डर्स हैं उनके खिलाफ अपील्स लाए करती हैं, लेकिन अगर आपने किसी ओरिजिनल ऑर्डर के खिलाफ अपील की और अपील में एक ऑर्डर आ गया तो उसके खिलाफ आप अपील फाइल नहीं कर सकते। एक केस था, डिसाइड हो गया, डिग्री मिल गई, उस ऑर्डर के खिलाफ आपने अपील करनी है, आप हायर फोरम पे चले जाते हैं, वहाँ पे अब उस अपील के नतीजे में कोर्ट ने एक ऑर्डर इशू कर दिया है, अब आप उस ऑर्डर के खिलाफ जो है अपील नहीं कर सकते। तो ओरिजिनल ऑर्डर्स जो है उनके खिलाफ अपील होंगी, अपील में जो ऑर्डर्स इशू होंगे उनके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। उसके बाद जो आगे हमारा सेक्शन 104 है ये उन ऑर्डर्स को बताता है कि जिनके खिलाफ अपील्स लाया करती हैं। उसके बाद आगे जो सेक्शन 115 है ये कोर्ट की रिवीजन्स की पावर्स के बारे में बताता है कि जो हमारी कॉम्पिटेंट हायर कोर्ट्स हैं उनके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो जो उनसे लोअर ग्रेड कोर्ट्स हैं, उनकी जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, उनके फैसलों को वो उनसे डाटा भी मंगवा सकते हैं, जो केस का सारा मटीरियल है वो मंगवा सकते हैं और उन्हें रिवाइज भी कर सकते हैं। उसके लिए बंदा चाहे तो एप्लीकेशन भी दे सकता है।
तो इसमें जो हाई कोर्ट है उसके पास ये पावर्स है कि अपनी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को, चूंकि वो मॉनिटर करते हैं, तो वो उनके फैसलों को रिवाइज कर सकते हैं। और जिस तरह हाई कोर्ट के पास ये पावर मौजूद है, इसी तरह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, उनके अगर डिसीजंस हैं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी उनके फैसलों को रिवाइज करने की पावर रखती है। उसके बाद आगे हमारे पास आ जाता है सेक्शन 151। ये कोर्ट की इनहेरेंट पावर्स के हवाले से है कि जो सिविल कोर्ट्स होती हैं उनके पास कुछ इनहेरेंट पावर्स भी होती हैं जो किसी कोड में, किसी कानून में वाज़ेह तौर पे एक्सप्रेसली लिखी तो नहीं होती, लेकिन ये कि बाज़ औक़ात कुछ ऐसे नई नौइयत के केसेस आ जाते हैं जिनमें कोई ऐसी चीज़ इन्वॉल्व होती है जो ऑलरेडी हमारे कानून में नहीं है, तो कोर्ट जो है वो खुद ब खुद जो है अपने आप से ही जो प्रोसीजर है उसे अब्यूज़ होने से बचाने के लिए, एंड ऑफ जस्टिस को मीट करने के लिए अपने पास से कोई एक्शन ले सकते हैं। ये हमारा जो सेक्शंस वाला पोर्शन है सीपीसी का, ये हमारा कवर हो गया है। इसके बाद अगले लेक्चर में हम जो है इसके ऑर्डर्स जो है सीपीसी में उनको डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।